रेलवे ग्रुप डी मैथ्स का तैयारी हम लोग एरिया टॉपिक से करने वाले हैं और आज का फर्स्ट क्लास है, पहला लेक्चर है और क्षेत्रफल टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेट अस सी मैथ्स। देखिए यहां पर हमारा है मैथ्स। मैथ्स में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है एरिया। एरिया का मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्लियर? एरिया, क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है और हम लोग को जानना है कि आखिर एरिया होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया किसे कहा जाता है। तो आप ऐसा समझ लें कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, आप जिस स्थान पर बैठे हैं और जितना स्पेस ले रहा है, जितना जगह ऑक्युपाइड कर रहा है, वह क्षेत्रफल है, वह एरिया है। दैट मीन्स एरिया को पहले आपको समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि एरिया है क्या और उसका मेजरमेंट क्या है, उसको मापते कैसे हैं। क्योंकि हर चीज को, सभी चीज को मापने के लिए एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट का यूनिट होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग क्षेत्रफल मापते हैं, एरिया को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए हमको यहां से यहां तक का एक एरिया कवर करना है, इतना स्पेस है, देख रहे हैं ना आप, इतना स्पेस है ऐसे। तो बोलिए कि ऐसा ही आकृति क्यों और दूसरा डिजाइन क्यों नहीं? तो किसी भी प्रकार का डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। लेट अस सपोज आप ऐसे बना लीजिए, यह भी एक डिजाइन हो गया, यह भी एक आकृति हो गया हमारा। देख रहे हैं आप, जितना भी स्पेस ले रहा है, जितना भी जगह ले रहा है, यह एरिया का पार्ट है, एरिया का भाग है। हम लोग इसको ऐसे सर्कुलर भी बना सकते हैं, यह भी एरिया होगा चारों तरफ, जितना भी अंदर का स्पेस ले रहा है, यह क्या है? हमारा एरिया है, यह पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। दैट मीन्स क्षेत्रफल को आप अच्छे से समझ पाए, क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल का अर्थ यह हो रहा है कि जितना भी एरिया, जितना भी स्पेस, जितना भी जगह इस तरह से देखिए बाउंड्री के अंदर है, जितना भी स्पेस इसके अंदर है, यह एरिया का हिस्सा है, यह क्षेत्रफल का हिस्सा है। दैट्स क्लियर? अब यह आकृति पर डिपेंड करेगा, यह शेप पर डिपेंड करेगा कि यह आकृति कैसी है। वृत्त का आकृति है या वर्ग का आकृति है या रेक्टेंगल, आयत की आकृति है। तो यह तो आकृति पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। एरिया बड़ा भी हो सकता है, एरिया छोटा भी हो सकता है, यानी क्षेत्रफल का आकार चेंज होता रहेगा। क्षेत्रफल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मिडिल शेप का भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज एरिया? एरिया क्या है, इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे कि जितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, जितना स्थान घेरेगा, जितना जगह लेगा, उसको हम लोग एरिया कहते हैं, उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। और यह अलग अलग आकृतियों का, अलग अलग शेप का क्षेत्रफल हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? जैसे सर्कल, एक वृत्त हो सकता है। और क्या हो सकता है? सर्कल के अलावे आयत हो सकता है। और क्या हो सकता है? सर्कल हो सकता है, वर्ग हो सकता है। राइट? नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, एक्सेप्टिंग दिस, इन दोनों के अलावे
इन दोनों के अलावे हम लोग यहां देखिए आयत बना सकते हैं, रेक्टेंगल, इसका एरिया यह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। देयर आफ्टर हम लोग इस तरह से पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। इसी समानांतर चतुर्भुज को चाहेंगे हम लोग तो इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं। हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, अलग अलग आकृति का ट्रायंगल बना सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको इतना यह भी क्लियर हो गया होगा, सर्कल बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। इतनी बात आप लोग का क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा कि एरिया टॉपिक के अंतर्गत, क्षेत्रफल टॉपिक के अंतर्गत इन सभी यूनिट्स को हम लोग को पढ़ना है। ये सारे यूनिट्स एक एक करके हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा और यहां से अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे और हम लोग एमसीक्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट, बहुत सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एरिया को थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि एरिया के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि एरिया को मापने का क्या पैमाना है, क्योंकि सबका मेजरमेंट करने का कुछ ना कुछ तो पैमाना है। जैसे हम बोले कि 4, 4, तो क्या 4? अगर हमको सब्जी लेना है, आपको दूध लेना है, आपको पानी खरीदना है, आपको डिस्टेंस, दूरी कवर करना है, आपको शर्ट पैंट का हाइट नापना है, आपको लेंथ नापना है, आपको आदमी मैन का हाइट नापना है, आपको सबके लिए कुछ ना कुछ पैमाना होता है, कुछ ना कुछ मेजरमेंट का यूनिट होता है और उसी मेजरमेंट के यूनिट को जानना जरूरी है। जैसे हम आपसे पूछें कि आप आलू खरीदने जा रहे हैं या वेजिटेबल सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर हम किलोग्राम में खरीदेंगे, या छोटा स्मॉल यूनिट होगा तो बोलेंगे ग्राम में परचेज करेंगे। तो 4 किलो 4 किलोग्राम आलू ला सकते हैं आप, 5 किलोग्राम पोटैटो ला सकते हैं आप, या ऐसा हो सकता है कि 4 केजी 4 किलो एंड 800 ग्राम। तो यही 2 यूनिट निकल कर आया ना, 1 किलोग्राम और 1 ग्राम। अगर आप मिल्क लेने जाएंगे, दूध लेने जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर मिल्क, हाफ लीटर मिल्क। अगर आप अंडा लेने जाएंगे, एग, तो क्या बोलेंगे? 4 किलो अंडा दो, ऐसा बोलेंगे क्या? अगर बोलेंगे 4 किलो अंडा दो, तो देने वाला क्या देगा और आप क्या लेके आएंगे मुझे नहीं पता, है ना। कभी मांग के देखिएगा कि 4 किलो अंडा दो या आधा किलो अंडा दो, तो बताएगा आपको अंडा कैसे मिलता है, राइट। तो उसके लिए क्या पैमाना है? डजन, दर्जन। तो उसी तरह से एरिया का भी, क्षेत्रफल का भी एक मापने का पैमाना है। और यह पैमाना क्या है? तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इस यूनिट को कहते हैं हम लोग इकाई। हिंदी में बोले क्या? इकाई। इकाई। अब इसमें क्या करना है आपको? यहां पे लगाना है स्क्वायर। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, स्क्वायर यूनिट, या हिंदी में ऐसे कर देंगे, 2 को यहां पढ़ देंगे वर्ग, ये जो 2 है यहां हो जाएगा वर्ग और यहां हो जाएगा इकाई। तो 2 बातें, एक तो ऐसे ऐसा लिखा रहेगा वर्ग इकाई। जैसे ही आप वर्ग इकाई देखेंगे, या इंग्लिश में कैसे रहेगा? यूनिट। इकाई को यूनिट लिखा जा रहा है, यूनिट स्क्वायर। प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, दैट मीन्स वर्ग इकाई। यह पैमाना है। तो बोलिए कि वर्ग इकाई मतलब क्या? स्क्वायर यूनिट मीन्स क्या? इसका मतलब यह हुआ कि जिस चीज में दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन रहेगा मीटर में, सपोज कीजिए रहेगा मीटर में, लेंथ रहेगा मीटर में, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर पर आपको क्या करना है? स्क्वायर लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग मीटर।
तो जब भी आप इस तरह से देखेंगे स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझना है कि यह क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, यह एरिया ही दिया हुआ है, इसके अलावे और कुछ हो ही नहीं सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ एरिया है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो क्षेत्रफल पहचानने का सबसे आसान तरीका है, प्रश्न को देखकर ही आप जान जाएंगे। जहां वर्ग लगा रहेगा, वर्ग इकाई, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेकामीटर, अलग अलग इकाई हो सकता है, यूनिट हो सकता है, इसीलिए यहां यूनिट लिखा गया है या इकाई। इसका मतलब कभी मीटर हो सकता है, कभी सेंटीमीटर हो सकता है, कभी डेसीमीटर हो सकता है, कभी डेकामीटर हो सकता है, कभी मिलीमीटर हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि उसकी आकृति कैसी है, बड़ा यूनिट है कि एकदम छोटा यूनिट है कि एकदम से बड़ा यूनिट है। तो कितना बड़ा इकाई है, कितना बड़ा यूनिट है, इस बात पर निर्भर करेगा। तो कॉमन जो इसमें चलेगा, जो आप प्रश्न बनाने लगेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम जो मिलेगा वह मिलेगा मीटर स्क्वायर, या इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्ग मीटर। तो मैक्सिमम आपको मिलेगा वर्ग मीटर, या फिर आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे क्या पढ़ेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, राइट, वर्ग सेंटीमीटर। तो एक तो आप इसको नोट कर लीजिए, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, यूनिट स्क्वायर यानी वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब क्या हो रहा है, एक इकाई में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है। अगर बहुत छोटा यूनिट रहेगा तो मिलीमीटर भी हो सकता है, एमएम में, है ना। बात समझ में आ गई। तो प्रश्न देखने के बाद जब रहेगा कि किसी बाग का या किसी बागवानी का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है, तो खैर यहां तो क्षेत्रफल लिख दिया, लेकिन नहीं भी लिखा रहेगा, जैसे ही आप देखेंगे ना वर्ग मीटर लगा हुआ, तो माइंड में आप तुरंत कंसीडर करेंगे कि अच्छा यह जो है एरिया ही है, क्षेत्रफल ही है, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। दैट्स क्लियर, बातें समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। समझने का तो तरीका देख लिए, अब क्षेत्रफल के अंतर्गत, एरिया के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, जरा इसको हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो हम लोग स्टडी करेंगे यहां पर, यह है हमारा वर्ग, वर्ग। दूसरा यूनिट हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आयत, रेक्टेंगल। थर्ड यूनिट क्या करेंगे, सर्कल यानी वृत्त, वृत्त। फोर यूनिट क्या करेंगे हम लोग, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या हो रहा है, रोम्बस। एक एक करके हम लोग सारा यूनिट देखेंगे। समचतुर्भुज आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वर्ग स्क्वायर, वर्ग, आयत रेक्टेंगल, वृत्त यानी सर्कल, समचतुर्भुज रोम्बस। क्लियर, एक्सेप्टिंग दिस, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ग, आयत, वृत्त, समचतुर्भुज, इन सभी का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, इन सबका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। दैट्स क्लियर। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर हम लोग बाल्टी में पानी भर देंगे तो क्या वह एरिया हो जाएगा, नहीं, वह एरिया नहीं होगा, वो आयतन होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है पानी नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें हाइट भी है, डेप्थ भी है। नीचे की ओर जाएंगे तो गहराई होगा, ऊपर की ओर आएंगे तो एल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा, इसीलिए वह एरिया नहीं होगा। क्लियर। आप
अगर रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो एरिया हो जाएगा। एक तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, वह एरिया नहीं होगा, क्योंकि तालाब में जब पानी में उतरेंगे तो नीचे तक उतरेंगे आप, यानी गहराई भी है उसमें, एरिया नहीं होगा वो। लेकिन बांध अगर है और बांध के किनारे किनारे आपने घास लगा दिया या तार लगा दिया या ब्रिक्स ईंटा लगा दिया, तो जितना एरिया में लगाएंगे, जितना यूनिट में लगाएंगे, वह एरिया होगा। क्लियर? इसके अलावे 4 तक तो हो गए। यहां नेक्स्ट देखिएगा, 5th नंबर में यहां आएंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज। चौथा नंबर, नेक्स्ट 5वां नंबर जो आ रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। क्लियर? 6 नंबर यहां पर हमारा आएगा समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, दैट मीन्स पैरेललोग्राम। क्लियर? पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो रहा है? समानांतर चतुर्भुज। देख लीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? 5th नंबर समानांतर, 7th नंबर, जो भी नंबर होगा काउंट करते रहिएगा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब हो रहा है रोम्बस। क्लियर? इसके बाद एक होगा समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। एक एक करके हम लोग जब टॉपिक में अंदर में आएंगे तो 1 बाय 1 सारे यूनिट का हम लोग स्टडी करेंगे, ऑल यूनिट हम लोग स्टडी करेंगे। समलंब चतुर्भुज, और फिर 9th में होगा घन और घनाभ। घन एवं घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबोइड। घन और घनाभ का क्षेत्रफल, क्यूब एंड क्यूबोइड का एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से यहां से यहां तक जो हम लोग देखेंगे, इतने सारे टॉपिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आएंगे, और 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं। और आप क्या देखेंगे कि हर टॉपिक से तकरीबन प्रश्न आएगा। रेलवे ग्रुप डी जिसकी बात कर रहे हैं, एरिया टॉपिक से 2 प्रश्न तो मिनिमम है, आइदर 2 और 3 क्वेश्चन में बी आस्क्ड। 2 या 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आप कंफर्म करेंगे। और इसके लिए हम लोग एक एक करके समझेंगे, बनाएंगे टोटल, और थ्योरी के बाद हम लोग अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फार बेटर होगा। तो आइए हम लोग टॉपिक 1, पहला टॉपिक पर आते हैं। और फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? फर्स्ट टॉपिक हमारा, जैसा हम आपको बताए थे कि वर्ग है, तो वर्ग से हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, स्क्वायर का हेडिंग बना लीजिए वर्ग का, और चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से चल रहे हैं बिल्कुल। और कोई भी स्टूडेंट जो सिर्फ प्लान कर ले कि हमको करना है, सीखना है, कंपटीशन निकालना है, क्रैक करना है, तो एक एक वर्ड को आप बारीकी से समझें। आप देखेंगे टोटल क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, और जब टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेगा तो फिर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, नियमित तरीके से और संयमित तरीके से, नियमित और संयमित, बहुत धैर्य रहकर एक एक चीज को सीखना पड़ेगा। आप सोचेंगे मुझे आता है, थोड़ा सा यहां पढ़े वहां पढ़े फिर आगे जंप कर जाए, ऐसे नहीं करना है। एक एक वर्ड को समझना है कि सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही एक भी वर्ड ऐसे नहीं बोला जा रहा है। हर वर्ड का आपके साथ
आपके लॉजिक के साथ एक मीनिंग है, क्योंकि जब आपका माइंड विकसित होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और कंपटीशन में हो क्या रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे, कुछ तो सीधे सीधे रहेंगे जो एग्जाम में एज इट इज लड़ जाएगा, जैसा हम बात किए एग्जाम में आ गया, और कुछ प्रश्न ऐसा रहेगा जो थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ रहता है, घुमाया हुआ रहता है। आप नया पैटर्न देखकर जो एकदम लर्न करके गया है, रट कर गया, वो घबरा जाएगा, करे ये क्या आ गया, तो नया आ गया। नया कुछ भी नहीं है, उसी में सोचकर और वहीं से आपको कैलकुलेट करके निकालना है। इसके लिए लॉजिक बहुत जरूरी है, इसके लिए स्टोरी जरूरी है, इसके लिए प्रैक्टिकली समझना जरूरी है कि आखिर एरिया है क्या और वर्ग है क्या। ये रटना नहीं कि वर्ग का क्या परिभाषा होता है, परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी थ्योरी जानना जरूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं स्क्वायर पर। आप देखिए यहां पर स्क्वायर का डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक डॉट, एक बिंदु, बहुत काम का बिंदु है। ज्योमेट्री जब बनाने लगते हैं तो ज्योमेट्री में, ज्यामिति में बिंदु का बड़ा महत्व है, पॉइंट का। एक पॉइंट यहां लेना है, एक पॉइंट यहां लेना है, इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां लेना है, मैं अंदाज से ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां लेना है इक्वल डिस्टेंस पर, और एंड स्ट्रेट लाइन, और सीधी रेखा, और चारों बिंदु को, चारों पॉइंट को आप मिला देंगे। इससे जो डायग्राम बनेगा, स्केच बनेगा, यह हमारा वर्ग है। नाम दे देंगे ए बी सी और डी। देख रहे हैं आप। बट इसमें अज्यूम करना है, मान लेना है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ऑल फोर साइड्स ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल, लाइक दैट। अगर इसे हम लोग x मान रहे हैं तो यह भी x होगा, यह भी x होगा, और यह भी x होगा। तो इसका मतलब है यदि इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लिए होते तो इसका वैल्यू कितना होता, तो आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। मैं पूछूंगा इसका वैल्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। मैं पूछूंगा इसका वैल्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल। दैट मीन्स फर्स्ट डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट यह निकल के आ रहा है कि जिस आकृति की 4 भुजाएं हों, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति एवं चारों भुजाएं आपस में समान हो, ऑल फोर साइड्स ऑफ द गिवन फिगर मस्ट बी सेम। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ये पहला शर्त है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, देखिए तो ए बी, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, बी सी। दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल है। यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, सी डी। अगेन यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, ए डी, डी ए भी बोल सकते हैं। ये चारों भुजाएं आप देख रहे हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और चारों का वैल्यू यदि हम बताना चाहेंगे कि चारों का वैल्यू कितना है एक एक का, तो सब बोलेंगे सबका x x x x, सबका x x है। अब सब चारों को मिलाकर आप x बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक का सिंगल का x है, यहां से यहां तक एक सिंगल का आप देख रहे हैं, एक का अकेला x है। इसका मतलब इसके लिए हम x ले लेंगे, इसके लिए भी x ले लेंगे, इसके लिए भी x, और इसके लिए भी x। क्लियर। अब इसको हम लोग अगर ऐड कर दें आपस में तो चारों, ऑल फोर साइड्स मिलकर कितना हो जाएगा, 4x। अब यहां यह एक बन गया फॉर्मूला। क्लियर। तो फॉर्मूले पर जाने से पहले हम लोग 2 शर्त ले रहे थे। पहला शर्त क्या लिए कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और शर्त नंबर 2 क्या है, ईच एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर मस्ट बी राइट एंगल। यानी दी गई आकृति की चारों भुजाएं के बाद चारों कोण, यहां एक एंगल है। एक पहला पॉइंट देखें
कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति और चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ऑल फोर साइड्स मस्ट बी इक्वल। जैसा आपको दिखाए यहां पर कंडीशन नंबर 2 में क्या देखें हम लोग कि चारों कोण समकोण होगा। यहां पर कितना डिग्री कोण बनेगा तो 90 डिग्री। यहां कितना डिग्री कोण बनने वाला है 90 डिग्री। यहां कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। यहां कितना फॉर्म होगा 90 डिग्री। तो कॉर्नर पर हम लोग क्या देखें, कॉर्नर पर जो भी एंगल बनेगा वह हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री ही बनेगा। हर कोण पर 90 डिग्री रहेगा। दैट्स क्लियर। और एक कोण लिखने का तरीका आपको सिखाते हैं। यदि एंगल ए, कोण ए को हम लोग को लिखना है तो कैसे नोट करेंगे, ए बीच में आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए। किसके बीच में, किसके मिडिल में, तो इधर से शुरू करेंगे डी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। डी ए बी अगर लिखें तो थोड़ा अरेंज नहीं लग रहा है, इसको सजा देंगे तो कैसे होगा, बी ए को तो हर हाल में बीच में ही रहना है, बी ए डी। और देखिए कोण का साइन है तो वी कैन राइट दिस, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोण बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब आपको डी को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, यहां से लिखिएगा ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू बराबर कितना 90 डिग्री। तो आप लोग इसको नोट कर लिए। दो कंडीशन देखें यहां पर। अब हम लोग आगे देखते हैं इन दो कंडीशंस के अलावे नेक्स्ट समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। अभी तक जो बात की हम लोग वह क्या बात की कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग, एक हमारा वर्ग है और इस वर्ग में हम लोग क्या देखें, स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। मान लीजिए कहीं से भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी, आप यहां नाम दे दीजिए। उसके बाद देयर आफ्टर इसमें आपको देखना यह है कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप यहां से चलना शुरू किए, लेट अस सपोज आप यहां से चलना शुरू किए, इस पॉइंट से चलकर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए, इस पॉइंट से चलकर आप इस पॉइंट तक अगर आप पहुंच गए, यहां से चलकर कहां पहुंचे, यहां, फिर यहां से यहां, अगेन यहां से यहां, अगेन यहां से यहां। अगर हम पूछें कि आप कितनी दूरी तय किए, कितना डिस्टेंस कवर किए, तो आप क्या बोलेंगे, इसको x माने थे, इसको x माने थे, इसे भी x माने थे, इसे भी x माने थे। x क्या था, x इक्वल टू भुजा था यानी साइड। x हम लोग किसको माने थे, एक साइड को माने थे, x लेट किए थे साइड को। अब बोले x ही क्यों माने और क्यों नहीं, हमारा मन होगा a मानने का, तो आप a मान लीजिए तो हो जाएगा a, ऐसा भी हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मेजर करेंगे, क्या मान लेंगे इसको। तो फिर आप क्या देख रहे थे इसमें, यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 चल दिए ना आप, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, x के पहले कुछ भी नहीं है। अगर x ऐसे है तो इसके पहले 1 काउंट होगा, दैट मीन्स क्या हो गया 1x। तो आप ऐड कर लीजिए, यहां 1 यहां 1, इसको लिखना नहीं है, यहां 1 यहां 1, तो कितना हो गया 4x। x तो भुजा था ना, तो इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना भुजा यानी 4 इंटू साइड। अब यह एक फॉर्मूला बन गया, एक परिभाषा बन गया, एक सूत्र बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया। कैसे, तो यहां से जब आप चलना शुरू किए, यहां से लेकर यहां तक चल के जो पहुंचे, इसको हम लोग कहते हैं परिमिति। परिमिति या इसे कहा जाता है इंग्लिश में पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर, इसे परिमिति कहा जाएगा या कहा जाता है परिमाप, दोनों एक ही चीज है। आप परिमिति कहेंगे तब
या परिमाप कहें तब दोनों सेम चीज है। दैट मीन्स क्या समझ में यहां आया, परिमिति किसे कहेंगे, तो बोलेंगे किसी भी आकृति के लिए, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, जनरली जो साइड से घिरा हो, जो भुजाओं से घिरा हो, उसके लिए है। तो आप क्या देखें कि यहां से चलकर यहां से चलकर यहां गया, हम लोग क्या देखे, यहां से चला और यहां से चला और यहां गया, x यहां आया, x यहां आया, x यहां आया, x यदि इक्वल है तब, ठीक है। तो आप यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं। यह हम पर डिपेंड करेगा, प्रश्न पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। जैसा पूछा जाएगा वैसा करना है। तो इसमें क्या सीखे और प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इसमें हम लोग सीखे परिमिति। परिमिति या इसे क्या बोलेंगे, परिमाप। इंग्लिश में क्या बोले, पेरीमीटर। पेरीमीटर दोनों तरह से स्पेलिंग लिख सकते हैं, टीआरई। पेरीमीटर, परिमिति या परिमाप एक ही चीज है। और इसमें क्या सीखे आप लोग कि सभी भुजाओं का योग, द सम ऑफ द ऑल साइड्स विल बी इट्स पेरीमीटर। सभी भुजाओं का योग उसका परिमिति होगा या परिमाप होगा। तो फिर बोलिए शॉर्ट में कैसे, तो आप 4 टाइम्स 4 बार ऐसे इसको ऐड कर दीजिए, या आप डायरेक्ट 4 से x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 बार मल्टीप्लाई कर दिए भुजा से, या फिर आप ऐड करके निकालिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 4x। आ गया ना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, वर्ग का परिमिति बराबर, यहां लगा दिए वर्ग का, यहां परिमिति, वर्ग का परिमिति यानी कि वर्ग का पेरीमीटर इक्वल टू 4x यानी 4 गुना भुजा। यहां पर अगर हम लोग a माने होते तो क्या लिखते, 4a, x माने हैं तो 4x, भुजा लिखेंगे तो डायरेक्ट 4 गुना भुजा। तो तीनों एक ही चीज है। क्लियर। अब आपको दो चीज समझ में आया, एक क्षेत्रफल समझ में आया। क्षेत्रफल में क्या समझ में आया, क्षेत्रफल में यह समझ में आया कि वह स्पेस कितना ले रहा है, जगह कितना ले रहा है। और पेरीमीटर में, परिमाप में क्या समझ में आया, परिमाप में यह समझ में आया कि यह दूरी कितना तय कर रहा है, डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, अगेन यहां तक की दूरी, अगेन यहां तक की दूरी। क्लियर। तो जो डिस्टेंस तय करेगा, दूरी तय करेगा, इसमें कुल लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है, कुल दूरी। तो कुल दूरी जो आपने तय किया, टोटल डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलेंगे परिमिति। और परिमिति का जो माप होगा, मेजरमेंट होगा, एसआई यूनिट, वह या तो मीटर होगा, और मीटर नहीं हुआ तो सेंटीमीटर होगा। तो सामान्य रूप से जनरली इसमें दो ही होगा, या तो मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा। जनरली इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है, मीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। दैट्स क्लियर। फिर से समझ लेंगे, परिमिति क्या है, कुल दूरी है। परिमिति दूरी नहीं है, कुल दूरी है, टोटल। ऐसा नहीं कि एक साइड से चल दिए ऐसे एक भुजा से, अब बोले परिमिति हो गया, नहीं। अगर 4 भुजा से घिरी हुई आकृति है तो चारों कवर करेंगे, चारों चलेंगे, चारों चलने के बाद यानी चारों को जोड़ने के बाद जो आएगा कुल दूरी, वही होगा परिमिति, वही होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में पेरीमीटर में, परिमाप में, परिमाप, परिमिति और पेरीमीटर एक ही चीज है, एक ही नाम अलग अलग है, सेम है।
अगर आप पेरीमीटर समझ गए, परिमाप समझ गए, परिमिति समझ गए, तो किसी भी तरह से घुमाएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि परिमिति है क्या। जैसी परिमिति कह दिया आपको समझ में आना चाहिए ओ पूरा घूम गया है, चारों भुजा घूम गया, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो। बोले सर सर्कल होगा तब, गोला होगा तब, तो गोला गोला घूम जाएगा, केवल नाम बदल जाएगा, वहां पर नाम हो जाएगा परिधि, सरकमफेरेंस, चीज वही रह जाएगा। तो सर्कल में ज्यादा अलग हम आपको बताएंगे। तो आकृति कोई भी हो, परिमिति पेरीमीटर आ गया मतलब पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया। अब घुमा घुमा के प्रश्न देगा, कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहेगा, कुछ भी घुमाएगा क्वेश्चन बनेगा। रट तो नहीं रहे हैं, समझे हैं, एकदम बनेगा। तो इसको मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। क्लियर, यहां तक तो ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, यही ना पढ़ रहे थे लोग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए एक साइड यह है, एक साइड यह, एक साइड ए था, एक साइड यहां था, यानी चारों भुजाएं बराबर थी। तो फिर आपको क्या करना है, भुजा पर स्क्वायर देना है, साइड का स्क्वायर करना है, यानी 2 बार साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए लेट कर लिए, यहाँ भुजा ए, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखिए इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं और आप अच्छे से जानिए इसको बेसिक से। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि यहाँ 1 हिडन रहता है, यहां भी 1 हिडन है, इसको लिखना नहीं है। अब आप एक को एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। एक के पावर भी, ए के पावर 1 है और ए का भी पावर यहाँ 1 है, और यहाँ पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ ए रहने देते हैं, ए 1 प्लस 1 है, पावर जो है ऊपर में जुड़ जाएगा, तो 1 का 1 लिख देते हैं, यहाँ ए और 1 1 कितना हो गया 2। इस पहले वाले 1 को बताया डमी होता है, लिखना नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे ए स्क्वायर। यानी इसको अगर बोलना होगा, अगर ए को वर्ग मान लें तो क्या बोलिएगा, वर्ग, ये 2 को वर्ग बोल दिए और ए को इकाई बोल देंगे, वर्ग इकाई। आ गया ना यूनिट, जो बताए थे स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से इन दैट वे आप क्षेत्रफल बता सकते हैं, क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा आपका। एरिया आपका होगा भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। नोट डाउन कर लिए, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। दैट्स क्लियर। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। 2 फॉर्मूला हम लोग समझे। पहला फॉर्मूला क्या समझे, वर्ग का परिमिति, परिमिति को शॉर्ट में पी लिख दे रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट हो जाते हैं हम लोग। वर्ग का परिमिति पेरीमीटर इक्वल टू 4a यानी 4 गुना भुजा। एरिया को देखिए a और यहां r शॉर्ट में लिख दिए, ऐसा लिखा जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एरिया इक्वल टू भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर यानी वर्ग इकाई। तो ये 2 फॉर्मूला, 2 सूत्र फाइनल हम लोगों को ऑब्टेन हुआ, प्राप्त हुआ। अब इससे रिलेटेड हम लोग इतना तो पढ़ लिए। आपको लग रहा है कि सर प्रश्न कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे।